हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं व्हिटरसन ब्रिज पढ़ने जा रहे हैं, राइट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही छोटा, और एग्ज़ाम में इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, स्पेशली बोर्ड में, ठीक। और इसके साथ खास बात क्या है ना कि सर्किट में यूज़ होता है। जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं तो वहाँ पर ये बड़ा यूज़ में आता है कि देखिए व्हिटरसन ब्रिज बैलेंस है तो किसी खास पार्टिकुलर ब्रांच में करंट नहीं रहेगा, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। तो इसको अच्छे से सीखना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ज़रा देखिए इसमें होता है क्या। पहले सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, आइए देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे सीखिएगा, मान के चलिए कोई रेसिस्टर ये से R1, यहाँ पर ये रेसिस्टर ऐसे R2, ये लोअर ब्रांच में ये ऐसे हो गया R3 और ये ऐसे हो गया R4, ओके। और पूरे सिस्टम में करंट आना चाहिए। तो करंट आने के लिए बीच में ऐसे लगा देते हैं वो गैल्वेनोमीटर, ये G, और ये ऐसे मिल गया, और इसमें बाहर से कहीं ऐसे करंट प्रोवाइड कर देते हैं। करंट आपकी इच्छा के हिसाब से सिलेक्ट होना चाहिए। तो सपोज उसके लिए हम लोग एक बैटरी लगाते हैं, बैटरी के बाद से उसका अपना इंटरनल आर कुछ रहा होगा, एक प्लग की ऐसे रहा होगा, और एक रियोस्टेट कंट्रोल करने के लिए ये समथिंग इस तरह से ऐसे रहा होगा, राइट। तो करंट ऐसे आया और यहाँ से नहीं बल्कि ऐसे यहाँ से वापस आ गया, या बढ़िया होगा देखने में हम लोग ऐसे ही बना लें, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे करंट आया, राइट। देखिए नॉर्मली क्या हो सकता है, यहाँ देखिए इस आई का दो डिवीजन होगा, एक डिवीजन ऐसे ऊपर गया, एक डिवीजन ऐसे नीचे आया, राइट। मान के चलिए कि ये वाला करंट I1 और ये वाला करंट I2, मानने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि इसमें एक ऐसे नीडल लगा रहता है, से मान के चलिए कि ऐसे वो नीडल लगा हुआ है, ये है क्या, गैल्वेनोमीटर। तो कभी क्या होता है कि करंट के फ्लो होने के दरमियान कुछ हिस्सा नीचे आया, तो अगर ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो करंट ऐसे मूव कर लेगा। इसके अंदर एक रेसिस्टर होता है, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर ये हायर रहा, ये लोअर रहा, तो करंट ऊपर से चलाता है नीचे। तो इसमें सोचना ये है ना कि अगर करंट ऊपर से नीचे आ रहा है और ये करंट अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जब करंट नीचे से ऊपर जाएगा तो ये डिफ्लेक्शन उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर सपोज मान के चलिए कि इस तरह से ये सब सीख लेना है, प्रैक्टिकल के काम में आएगा। सपोज ऐसे आना हो गया, ठीक। तो ये सपोज ये यहाँ से सपोज ये ऐसे मूव किया क्लॉकवाइज, तो ये भी बात सच है कि जब यहाँ से देखिए, जब यहाँ से करंट जा रहा होगा, से यहाँ से ऐसे जा रहा होगा, तो ये जो आप ऐसे देखिए, यहाँ से ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये हो गया ऐसे क्लॉकवाइज, और ये कैसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इसी का ध्यान रखना है, ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए व्हिटरसन ब्रिज यही है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, 4 रेसिस्टेंसेस हम लोग ये देख ही रहे हैं, R1, R2, R3, R4 ऐसे अरेंज कर देते हैं। ये बैटरी, ये उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, ये प्लग की, और ये इसका रियोस्टेट, ठीक। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, उसका कहना है ना कि अगर कहीं ऐसा हुआ, इफ़ R1 by R3, if R1 by R3 will be equal to R2 by R4, R2 by R4, इस पॉइंट को अपने मन से ऐसे आप कह दीजिए से A, इस पॉइंट को ऐसे अपने मन से कह दीजिए ऐसे B, इस पॉइंट को ऐसे से ऐसे X कह दिया जाए, इस पॉइंट को ऐसे Y कह दिया जाए। तो इसका कहना है ना कि कहीं ऐसा हुआ कि if R1 by R3 will be equal to R2 by R4, then Vx will be equal to Vy, राइट। Vx और Vy दोनों इक्वल होंगे, यहाँ तक बात सही है। That is there will be no any current through galvanometer, that is there will be no any current through galvanometer, ठीक है। ये ऐसी बात है। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है, राइट, कि अगर कहीं ऐसा हुआ R1 upon R3 will be equal to R2 by R4, then Vx will be equal to Vy, ओके। तो अरेंजमेंट क्या था हमने देख ही लिया।
ठीक है। तो अगर कहीं ऐसा हुआ तो ये दोनों पोटेंशियल आपस में बराबर होंगे, तो इसका रिवर्स भी ट्रू है। कहिए सर वो क्या? अगर कहीं ऐसा हुआ Vx विल बी इक्वल टू Vy, देन वी हैव टू प्रूव दैट R1 अपॉन R3 विल बी इक्वल टू R2 बाई R4। हाँ या ना? यहाँ तक है ना बात समझ में? तो हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं, राइट। तो हम लोग इसको ऐसे लिखें, इन गिवन फिगर, यहाँ देखिए, इन गिवन फिगर there are four resistances, there are four resistances, there are four resistances connected with a galvanometer, बैटरी प्लग की एंड रिहोस्टेट। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। तो ये तो बात हो गई। मान चलिए लेट Vx विल बी इक्वल टू Vy। मान के चलिए, आप लोग क्यों मान रहे हैं भाई कि ये अगर ऐसा हुआ तो ऐसा, तो प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने रिवर्स कहा कि मान लेते हैं कि Vx विल बी इक्वल टू Vy, और प्रूफ कर दें कि अगर ऐसा हुआ देन R1 बाई R3 विल बी इक्वल टू R2 बाई R4 होगा। बात तो बराबर है कि लेट Vx इक्वल्स टू Vy, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट R1 बाई R3 विल बी इक्वल टू R2 बाई R4। यहाँ तक सही है? तो देखिए, इफ Vx विल बी इक्वल टू Vy, इफ Vx विल बी इक्वल टू Vy, देन ध्यान देने की जरूरत है, करंट इन रेसिस्टर R1, देन इलेक्ट्रिक करंट in resistor R1 will be equal to electric current through resistor R2 and in resistors R3 and R4 currents will be same I2। देख ही रहे हैं। तो जब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम पाया गया तो करंट नीचे नहीं आएगा, तो इस करंट को बाध्य होना पड़ेगा कि हमको आगे ही जाना है। और जब ये पोटेंशियल सेम पाया गया तो इस करंट को भी बाध्य होना पड़ेगा कि आपको इधर ही आना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो अगर ये I2 है तो ये भी कितना होगा? I2, राइट। एंड रेसिस्टर R2, ठीक है, सिमिलरली electric current in resistances R3 and R4 will be same. Similarly, electric current in resistances R3 and R4 will be same, राइट। तो हम लोगों ने इसको देखा है, ठीक। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, याद रहे, हम लोग को प्रूफ करना है कि हमने मान लिया है कि अगर Vx इक्वल्स टू Vy हो तो रेशियो जो है R1 बाई R3 विल बी इक्वल टू R2 बाई R4। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, करके देखते हैं हो पाता है कि नहीं। ओके, तो होगा ही, प्रूफ करना है, करेंगे। ओके, हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो करंट इसमें आएगा वही करंट इसमें रह जाएगा, बिकॉज Vx इक्वल टू Vy नीचे आ नहीं सकता। वही बात इसके लिए भी। तो बात को इक्वेशन के रूप में लिखते हैं आगे। देखिए, हम लोग ऐसा लिखें, वी हैव, देखिए जैसा फिगर, Va माइनस Vx विल बी इक्वल टू I1 इंटू R1, राइट। एंड Vx माइनस Vb and Vx minus Vb will be equal to I1 into R2,
यहाँ तक सही है, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल दें, इसको 2 बोल देंगे, खैर आगे डिस्कस कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ देखिए, सिमिलरली वी ए माइनस वी वाई विल बी इक्वल टू I2 इंटू R3, ठीक, एंड वी वाई माइनस वी बी विल बी इक्वल टू I इंटू R, I2 इंटू R4, I2 इंटू R4। यहाँ तक बात सही है। तो सिंस वी एक्स इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी नॉट एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, से, और करंट तो उसमें रहा नहीं, आई थ्रो जी विल बी इक्वल टू 0। क्यों? ओम्स लॉ की वजह से। ओम्स साहब कहते हैं कि किसी रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल सेम हो तो उसमें करंट नहीं आता, तो कहीं ऐसी बात होगी तो पोटेंशियल सेम रहने पर करंट 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात सही है। तो उसके बाद अब देखिए, तो वी ए माइनस वी एक्स अपॉन वी एक्स माइनस वी बी विल बी इक्वल टू कितना होगा? I1 R1 बाय I1 R2, इसका मतलब कितना हो गया? R1 बाई R2 कैंसिल हो गया। सिमिलरली, ठीक है, तो हम लोग जहाँ पे x लिखा हुआ है हम लोग उसको ऐसे बोल दें वी ए माइनस वी एक्स, तो जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पर वी नॉट, तो वी ए माइनस वी नॉट बाई वी नॉट माइनस वी बी विल बी इक्वल टू R1 बाई R2 हो गया। सिमिलरली यहाँ देखिए, सिमिलरली हम लोग आगे बात डिस्कस करते हैं। सिमिलरली वी ए माइनस वी वाई, ठीक, अपॉन वी वाई माइनस वी बी विल बी इक्वल टू I2 R3 बाई I2 R4, I2R। यहाँ तक सही है। तो y जहाँ पर है वो फिर किसके बराबर? वी नॉट के बराबर। तो वी ए माइनस वी नॉट बाई वी वाई माइनस वी नॉट माइनस वी बी विल बी इक्वल टू R3 बाई R4। यहाँ तक बात सही है। तो अब ज़रा देखिए खुद गौर से, वी ए माइनस वी नॉट माइनस वी बी, अगर इसको ऐसे इक्वेशन 1 कहा जाए। सिमिलरली वी ए माइनस वी नॉट बाई वी नॉट माइनस वी बी इक्वल टू R3 बाई R4, इसको ऐसे बोलिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो किसी दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड सेम होंगे तो उसके राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। तो सो फ्रॉम 1 and 2, सो फ्रॉम 1 and 2 क्या बोलेंगे? R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू R3 बाई R4, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू R3 बाई R4। प्रूफ हुआ कि नहीं? R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू R3 बाई R4, और देखिए, और R1 बाई R3 विल बी इक्वल टू R2 बाई R4। तो प्रूव्ड हो गया, बोलो हाँ या ना? तो हमने साबित कर दिया कि अगर Vx और Vy दोनों सेम हो गए तब ये कंडीशन आ जाएगा R1 बाई R3 विल बी इक्वल टू R2 बाई R4, ठीक। अब देखिए इसके आगे, जैसे मान के चलिए कि इससे हम लोग कर क्या सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये एक्सपेरिमेंट ऐसे कराना होता है कि एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट कराना ऐसा होगा, तो उसमें लोग कहेंगे कि देखिए मान के चलिए कि एक रेसिस्टर अननोन है, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है, और बाकी 4 में से 2 नोन है, और जो बच गया चौथा वो फिर से अलग अलग वैल्यू लेकर के आ सकता है। तो उसमें आप कहेंगे अगर चारों के बीच में ऐसा रिलेशन आ जाए जो इसके जैसा हो, R1 बाई R3 इक्वल टू R2 बाई R4, तब कुछ भी कर लीजिए, कॉम्बिनेशन कैसा भी हो, इस ब्रांच में करंट नहीं रहेगा। उसका रिवर्स मान के चलिएगा, अगर बाई द वे चारों ऐसे अरेंज हुआ कि करंट इसमें नहीं है, तो करंट इसमें नहीं है तो R1 बाई R3 इक्वल टू R2 बाई R4 हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आगे ऐसे बोलते हैं, देखिए ऐसे इफ़, या ऐसे बोलिए और R1 विल बी इक्वल टू, और R1 विल बी इक्वल टू R2 बाई R4 इंटू R3, ठीक है। अगर R2 कांस्टेंट हो जाए,
अगर R4 कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, R3 अगर वेरिएबल हो, R3 अगर वेरिएबल हो, तो लोग ये कहते हैं कि इसको इतना चेंज करिए, इतना चेंज करिए कि अगर ये समूचा का समूचा रिजल्ट इसके इक्वल हो जाए तो उसमें करंट नहीं होगा, ठीक है। तो बोलेंगे इफ़ R3 इज एडजस्टेड सो दैट, इफ़ R3 इज एडजस्टेड so that, if R3 is adjusted so that R2 by R4 into R3 equal to R1, then I through galvanometer will be equal to 0। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, यहाँ तक है ना बात समझ में। तो इसी तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं, है ना, बड़ा आसान प्रूफ। तो एक बार एक झटके में सिखा दिया जाए कि क्या है, कैसे है बैलेंसिंग ऑफ रिडक्शन ब्रिज। तो इसमें मोटी बातें याद रखिएगा, ऐसे तो लिखने को बहुत सारी बातें हैं। सिंपल बात याद रखिएगा कि ये कॉम्प्लेक्स सर्किट में अगर सीन कहीं ऐसा बने कि पहले 5 रेसिस्टर्स हों, 1 2 3 4 5, या इस बीच में बड़ा सा माया जाल हो, माया जाल कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारा रेसिस्टेंस हो, तो अगर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर पाया जाए तो आप मान के चलिएगा कि जो कुछ भी यहाँ पर हो उसमें करंट नहीं रहेगा। हम लोग बगैर कोई दिक्कत के उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यहाँ तक आई ना बात समझ में। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना है। और नाम पड़ा है इसका बैलेंसिंग ऑफ रिडक्शन ब्रिज। तो बैलेंस होना किसको बोलते हैं? तो बैलेंस होना इसी को बोलते हैं कि अगर ये रेशियो पाया जाए, देखिए ये रेशियो, अगर ये रेशियो है तो बैलेंस है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो बैलेंस्ड है, अगर बराबर नहीं हुआ तो बैलेंस नहीं रहेगा। बोले सर मैंने क्यों, कौन सी बात? तो जरा देख लीजिए। इफ़ R1 by R3 will not be equal to R2 by R4, कहीं बराबर अगर नहीं हुआ then I through galvanometer will be equal to 0। गैल्वेनोमीटर में करंट 0 नहीं होगा। अब वो डिपेंड करता है कि ये अगर बड़ा रहा पोटेंशियल तो ऊपर से नीचे करंट आ जाएगा, ये बड़ा रहा पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में तो करंट नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो उन दोनों के दोनों कंडीशन में डिफ्लेक्शन उलट जाता है। अगर ऊपर, जैसा कि हमने पहले बताया कि करंट ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ और डिफ्लेक्शन, नीचे से ऊपर जाएगा तो कुछ और डिफ्लेक्शन। मज़ा आया, समझ में आया? बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत इतना ही लिखना पड़ता है और आए दिन एग्ज़ाम में आता रहता है। तो इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, एक गैल्वेनोमीटर बचा हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर का डिस्कशन हमने तो अभी तक किया नहीं, फिर भी उसको मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ाया जाता है, टॉर्क स्पेशली, तो उसमें उसको पढ़ाया जाता है। तो जो भी है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, ईजी है, फ़ायदेमंद है। ओके, कोई भी दिक्कत होगी आप देखिएगा, सीखिएगा। न्यूमेरिकल बनाना बड़ा आसान है, ठीक है। डाउट्स ज़रूर पूछिएगा और न्यूमेरिकल इसका बनाते रहिए, थ्योरी को याद करके प्रैक्टिस करते रहिए। ओके।